अरिजीत सिंह एक वंस इन अ डेकेड टैलेंट है। Best playback singer male goes to Arijit Singh. Arijit Singh. Arijit. 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 Arijit Singh. 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा, जो इतना वर्सेटाइल होता है, हर किस्म का सॉन्ग गा सकता है, इतनी कम एज में इतने सारे दिलों में जगह बनाना। He has got what he deserved. He has definitely got what he deserved. तो बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा तो पता नहीं अरिजीत सिंह कौन है। असली में आप कौन हो? नॉट द आर्टिस्ट अरिजीत सिंह, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन अरिजीत सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जो रियलिटी शो से रिजेक्ट हो गया था वो आज पूरे देश की आवाज कैसे बन गया? वो सिंगर जिसकी आवाज में दर्द भी है और सुकून भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग अरिजीत सिंह की। आज म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हर एक सिंगर मानता है कि अरिजीत सिंह एक ही है। अरिजीत सिंह एक वंस इन अ डेकेड टैलेंट है। He is the only artist who probably knows how to write notations. Whereas, you know, there are many singers who don't know whether it's what is a sa, what is a pa, what is a da. They're just shooting in the dark. हमारे जैसे 100 खाए एक दिन में अरिजीत। जो नाम की डेफिनेशन एक ही आदमी को देखकर लगती है थी वो अरिजीत। मुझे लगता है कि वो कितना डिस्टेंट है सब चीजों से। शो वो किया अपना बढ़िया सा, गेट से बाहर निकले, गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, सामने ऑटो में बैठे घर। जब आपके पास इतना ज्यादा पैसे के ऑप्शन है, जब आपके पास आपका हर गाना गाया चल रहा है, आप एक गांव में रह रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, कौन करता है भाई ये? 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा। लेकिन अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक स्किल्ड म्यूजिक प्रोग्रामर और प्रोड्यूसर भी हैं। वो गिटार, पियानो से लेके तबला भी बहुत अच्छा बजाना जानते हैं और म्यूजिशियन टू बी प्रिसाइज एज सिंगर तो बहुत बात की बात है। शुरुआत में उन्होंने कोई भी काम करा अगर वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है तो अरिजीत सिंह ने किसी भी काम से मना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो सिंगर हूँ, मैं ये कैसे कर सकता। अरिजीत सिंह भी वहीं से निकल गए, फेम गुरुकुल से निकल गए। उन्होंने अलग क्या किया? चबाया। ओके, चबाया। वो टाइप बी की मेहनत भी करी हो। ऑफ कोर्स, मेहनत तो वो बचपन से सीखा हुआ है। चबाना आना चाहिए, उसने चबाया है। उसने प्रीतम के साथ में सिर्फ गाने नहीं किया, उसने प्रोग्रामिंग की, साउंड प्रोडक्शन किया, सीखा। उसने ये नहीं बोला कि मुझे तो सिंगर ही बनना है, मैं और काम क्यों करूँ, आई सिंग बेटर देन दिस गाय दैट यू मेकिंग हिम सिंग। उसने असिस्ट किया, उसने चबाना पड़ता है। उन्हें सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि बंगाली, तेलुगु, मराठी, गुजराती जैसे काफी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी गाने गाए और इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अरिजीत अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आज भी जाने जाते हैं। वो अक्सर पब्लिक प्लेसेस में बिना किसी सिक्योरिटी के नॉर्मल चप्पल और कपड़ों में निकल जाते हैं और उनकी वो एक्टिवा, कई बार वो अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद में स्कूटी पे सब्जी लेते हुए देखे जाते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो आज भी एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है। सर आपने अरिजीत सिंह ना एक ऐसा सिंगर जो आलू की तरह किसी भी तरह के म्यूजिक में फिट हो जाए, किसी भी एक्टर पर उनकी आवाज एकदम बैठ जाए। स्मृति ईरानी के शब्दों में कहे तो मुर्दे एक्टर्स में भी जान फूंक देने वाला सिंगर। मुझे ये कहना पड़ेगा, आप तो एक्टर को कटघरे में लाए हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी आवाज से खराब से खराब एक्टर में भी प्राण फूंक दे वो अरिजीत सिंह है। अरिजीत हर गाने में फिट हो जाता है सर। आई मीन कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है उसके लिए। तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज में अब तक हमने आपको बहुत से स्टार्स की पूरी जर्नी बताई, लेकिन आज की राइज अप स्टार में हम आपको म्यूजिक इंडस्ट्री के वन टेक वंडर के बारे में बताएंगे। जबकि ऐसा लड़का जो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर जियागंज से निकला, जिसके पास सिर्फ एक सपना था और गले में वो दर्द भरी आवाज जो आगे चलकर पूरे देश की धड़कन बनने वाली थी। और आज जैसा कि मैंने कहा कि अरिजीत को म्यूजिक इंडस्ट्री में वन टेक वंडर कहा जाता है। वो अक्सर अपने गानों को एक बार में ही रिकॉर्ड कर देते हैं बिना किसी बड़े करेक्शन के। क्या है ना, गाने पे ना एक रिदम चाहिए। तो इंडियन गाना है ना, तो लचक जो है ना वो थोड़ा चाहिए, तो हम लोग क्रैक ही नहीं कर पा रहे। कॉल किया हम लोगों ने अरविंद को, यार ये गाने पे ना कुछ क्रैक नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो क्रैक नहीं हो रहा, वो रिदम पैटर्न जो है ना वो क्रैक नहीं हो रहा है। देन वी वेंट टू अरिजीत दास प्लेस। मतलब यू वोंट बिलीव इट कि अरिजीत दा बैठे गाना सुने, अरे बहुत अच्छा गाना है, इसमें तो ये पैटर्न अच्छा लगेगा, तो गिटार लिया, बजाया, ओके, तो विद इन 5 मिनट्स तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि भाई मतलब थैंक यू यार, मतलब हम लोग 5 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 दिन से भाई आ गया, फटक से हो गया। तो आज के इस एपिसोड में आपको अरिजीत सिंह की इंटायर जर्नी के साथ साथ कितना कुछ बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अरिजीत सिंह को खुद का गाना सुनना ज्यादा पसंद नहीं है, वो अक्सर दूसरे सिंगर्स और क्लासिकल म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हैं। यू नो इट बिकम्स लाइक, ऐसा एक टाइम पे हो गया था कि
मेरे खुद के गाने मुझे सुनने में इरिटेशन होता था। और क्या सच में अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट एक फोर्स्ड रिटायरमेंट है? और क्या सच में उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली है? तो आइए इस डिटेल में बात करते हैं द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर ऑफ दिस एरा यानी अरिजीत सिंह की। तो अरिजीत सिंह का जन्म जियागंज मुर्शिदाबाद में होता है और उनके फादर कक्कर सिंह एक पंजाबी होते हैं और उनकी माँ अदिति सिंह एक बंगाली। इसीलिए बंगाली म्यूजिक उनके खून में ही होता है। उनकी माँ खुद गाना गाती थी और उनकी नानी भी म्यूजिक में काफी एक्टिव थी। उनके मामा खुद तबला भी बजाते थे। तो अरिजीत का झुकाव भी म्यूजिक की तरफ बचपन से ही था। ऊपर से उनके घर में एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट तो था ही, तो उनकी ट्रेनिंग 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। उनकी फैमिली भी उनकी टैलेंट जल्दी पहचान लेती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। अरिजीत ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली होती है, जो उनके गानों की बेस होती है, वो भी 3 गुरु से। राजेंद्र प्रसाद हजारी इन्होंने अरिजीत को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया होता है, तो धीरेन्द्र प्रसाद हजारी इन्होंने तबला सिखाया होता है। वहीं बीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सिखाने में मदद की होती है। मतलब उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से होती है, जहां वो घंटों रियाज करते थे, जो आदत आज भी उनके अंदर है। आज भी अरिजीत सिंह रोज 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 4 घंटे के बाद मुझे अरिजीत को रोकना पड़ा। सिराज जी स्टॉप, मेरे पास एक गाना था, हम वहां गए, आफ्टर दैट वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग। और 4 घंटे के बाद मुझे अरिजीत को रोकना पड़ा। सिराज जी स्टॉप, इट्स वेरी गुड, इट्स अभी तो शुरुआत हुई है। आई सेड मैन, इसे नहीं सर मैं 9 घंटे गाता हूँ। आई सेड 9 घंटे, लाइक he himself is not coming to terms artistically satisfied with it. I can do more. I can do better. I can do better, 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 better. ये क्वालिटी जो अरिजीत की है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल। अब भले ही अरिजीत ने शुरुआत ध्रुपद और ख्याल जैसे क्लासिकल फॉर्म से की हो, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ उन्होंने रविंद्र संगीत और फोक म्यूजिक भी सीखा होता है। इस जिसकी वजह से ही आज भी वो हर तरह के गाने, फिर चाहे वो रोमांटिक, सैड या रॉक कुछ भी हो, वो आसानी से गा लेते हैं। लेकिन इसके बाद अरिजीत ने 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से अपने करियर की शुरुआत की होती है और वहीं से उनके मेन स्ट्रीम म्यूजिक का सफर शुरू होता है। अरिजीत सिंह का फेम गुरुकुल तक पहुंचना और वहां से बाहर निकलना उनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होता है। हालांकि वो शो जीत नहीं पाते, पर वहीं से उन्हें अरिजीत सिंह बनने की नींव रखी होती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अरिजीत खुद रियलिटी शो में नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके क्लासिकल म्यूजिक टीचर राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें फोर्स किया होता है कि वो ऑडिशन दे। उनका मानना था कि क्लासिकल म्यूजिक अपनी जगह है, पर मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर जाना करियर के लिए जरूरी है। लेकिन अरिजीत का मकसद सिर्फ फेम था ही नहीं, वो देखना चाहते थे कि उनकी बरसों की क्लासिकल ट्रेनिंग मेन स्ट्रीम म्यूजिक में कैसे काम करती है। ऊपर से शंकर महादेवन भी एक बड़ा रीजन था अरिजीत का फेम गुरुकुल में जाने का। अरिजीत सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करा था कि उनका फेम गुरुकुल ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन शंकर महादेवन ही थे। तो अरिजीत के गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रियलिटी शो में जाने के लिए मोटिवेट करा होता है, लेकिन अरिजीत ने शो इसलिए चुना क्योंकि उसके जूरी पैनल में शंकर महादेवन बैठे थे। अरिजीत उनके क्लासिकल बैकग्राउंड और वर्सेटैलिटी के बहुत बड़े फैन थे और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। हैरानी की बात यह है कि अरिजीत शो जीत नहीं पाते और 6 नंबर पर एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन उनका टैलेंट देखकर शंकर महादेवन, केके और संजय लीला भंसाली जैसे लोग पहले ही समझ गए होते हैं कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और कहीं ना कहीं उस शो में हारना ही अरिजीत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। मैं सोचती थी जब सब लोग कहते थे भैया 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 करता, मैं सोचती इतना अच्छा भोला लड़का, इसको लोग गलत समझते। पर तुम कोई ऐसे तो नहीं हो कि जब तुम कुछ बन जाओगे तो सारे रिश्तों को ताक पर रख दो। नहीं। जावेद भाई ने कहा था इससे अच्छी तरह से बात करिए, ये अगर एक दिन स्टार बन गया तो अपनी कार की धूल उड़ाता। आपसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कुछ भी करिए ना, ऐसा नहीं बोलिए, मत बोलिए। और वैसे रतन टाटा सर ने भी कहा था कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, और अरिजीत सिंह के साथ भी यहाँ वही होता है। शंकर महादेवन ने शो के बाद भी अरिजीत को काफी गाइड करा होता है। शुरुआत के दिनों में जब अरिजीत फाइनेंशियल ट्रबल में होते हैं, तब शंकर महादेवन जी ने ही उन्हें काम दिया होता है और सपोर्ट भी करा होता है, और आज भी वो अरिजीत सिंह को अप्रिशिएट करते नहीं थकते। Look at Arijit Singh. I mean, I think he's fabulous. He's a fabulous artist. He is the only artist who probably knows how to write notations. You know, whereas there are many singers who don't know whether it's what is a sa, what is a pa, what is a da. They're just shooting in the dark. But this guy, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, they are all fabulous. शंकर महादेवन ने एक बार बताया था कि उन्होंने एक डायरेक्टर को अरिजीत का नाम सजेस्ट करा था और ये भी कहा था कि ये वॉइस ऑफ फ्यूचर है, लेकिन तब उस डायरेक्टर को एक पॉपुलर वॉइस की डिमांड थी। फेम गुरुकुल शो के दौरान ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने भी उनके टैलेंट पहचान ली थी। उन्होंने भी अरिजीत से अपनी फिल्म सावरिया के लिए गाना यू शबनमी रिकॉर्ड कराया था। अब हालांकि स्क्रिप्ट चेंजेस होने की वजह से वो रिलीज नहीं हुआ। सिमिलरली इसी रियलिटी शो के बाद टिप्स म्यूजिक के हेड कुमार तौरानी ने भी एक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, हालांकि वो एल्बम भी कभी बाहर नहीं आ पाई। लेकिन इसी से
अरिजीत को मुंबई में रहने और सरवाइव करने का एक बेस मिल गया। फेम गुरुकुल के बाद 2006 में उन्होंने सोनी टीवी के लिए एक और शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट करा। यह शो बेसिकली 2 रियलिटी शोज फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट के बीच एक म्यूजिकल फेस ऑफ था। अरिजीत ने इस शो में अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली और अपने परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। उनकी हम्बल पर्सनैलिटी और सोलफुल सिंगिंग की वजह से उन्हें ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। शो के हर राउंड में उन्होंने वर्सेटैलिटी दिखाई। उन्होंने फिनाले में अपनी बेहतरीन गायकी से ट्रॉफी भी अपने नाम की और ये उनकी पहली बड़ी नेशनल लेवल की विक्ट्री भी हुई। शो जीतने के बाद उन्हें 10 लाख का प्राइज मनी भी मिला। इस पैसों से उन्होंने फिजूल खर्ची के बजाय मुंबई में अपना एक खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया। स्टूडियो होने की वजह से उन्होंने फ्रीलांसर म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पे काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रीतम शंकर, एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट काम किया और शो में एज ए विनर बनने के बाद भी उन्होंने सीधा प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए रश नहीं किया। उन्होंने सालों तक बैकग्राउंड में रह के गानों का स्ट्रक्चर सीखा और इसी चीज ने आगे चलकर उन्हें एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनने में मदद भी की। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा कहीं ना कहीं प्रीतम का। लेकिन प्रीतम ने भी शुरुआत में अरिजीत को एज ए लीड सिंगर नहीं बल्कि एज ए असिस्टेंट और प्रोग्रामर ही हायर किए थे। अरिजीत का काम वहां था गानों के लिए म्यूजिक प्रोग्रामिंग करना और स्क्रैचेस यानी कि डेमो वर्जन्स रिकॉर्ड करना। क्योंकि वो प्रीतम के सेटअप का हिस्सा थे तो प्रीतम उन्हें एज ए टेक्नीशियन ज्यादा देखते थे। प्रीतम अक्सर अरिजीत के गानों का डेमो रिकॉर्ड करवाते ताकि वो बड़े सिंगर्स जैसे कि के मोहित चौहान को दिखा सके कि गाना कैसे गाना है। कई बार ऐसा होता कि अरिजीत का वर्जन इतना अच्छा होता कि प्रीतम उसे ही यूज करने का सोचते, लेकिन प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स अक्सर एक एस्टैब्लिश्ड वॉइस की डिमांड करते। देखो बड़ी मूवीज में अक्सर डायरेक्टर्स चाहते हैं कि उनका गाना कोई बड़ा नाम गाए ताकि मार्केटिंग में आसानी हो। प्रीतम को अरिजीत की काबिलियत पे भरोसा था, लेकिन उन्हें सही मौके का इंतजार था जहां वो डायरेक्टर को कन्विंस कर सके। प्रीतम ने ही अरिजीत को एजेंट विनोद में राब्ता और बर्फी इन फिर ले आया दिल में मौका दिया। लेकिन असली गेम चेंजर रहा तुम ही हो इन आशिकी 2। हालांकि यह गाना मिथुन ने कंपोज किया था पर इसकी सक्सेस के बाद प्रीतम ने इसे रिलीज किया। अरिजीत अब सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी आवाज बन चुके थे। और हाँ, मिथुन से याद आया कि अरिजीत को एज ए सिंगर प्रीतम से भी पहले मिथुन ने ही एज एक गाना ऑफर किया था और वो गाना था मरा 2 का फिर मोहब्बत। अरिजीत ने यह गाना 2009-10 के आसपास से रिकॉर्ड किया था, लेकिन 2 साल के बाद ये उनका पहला मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हिट गाना बना था। बट आशिकी 2 ही अरिजीत के करियर की वो टर्निंग पॉइंट थी जिसने उन्हें एज ए स्ट्रगलिंग सिंगर प्रोग्रामर से रातों रात इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल सेंसेशन बना दिया था। फिल्म रिलीज होने से पहले अरिजीत प्रोग्रामिंग और असिस्ट करने का काम ज्यादा करते थे, लेकिन तुम ही और रिलीज होते ही वो घर घर में पहुंचने लग जाते हैं। इस एल्बम ने बॉलीवुड में वल्नरेबिलिटी और सोलफुल रोमांस का नया दौर शुरू कर दिया था। लोग उनकी आवाज से इतना ज्यादा कनेक्ट हुए थे कि वो हर बड़े एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान से लेकर रणवीर कपूर तक के डिफॉल्ट वॉइस बन चुके थे। तुम ही हो के लिए उन्हें इतने अवार्ड्स मिलते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक गाने के लिए उन्हें 10 नॉमिनेशंस और 9 अवार्ड्स मिले थे। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डुबा के लिए। और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड पर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इसी फिल्म से आया था। आईफा, जी सिने अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, गिल्ड्स अवार्ड्स, इन सारे अवार्ड्स में भी उन्होंने सारे अवार्ड्स का सफाया कर दिया था। अरिजीत की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनका स्केड्यूल ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगने लगा था। तुम ही हो के बाद 2014 में मुस्कुराने इन सिटी लाइट्स, ये एक बहुत ही सोलफुल ट्रैक था जो काफी पॉपुलर भी हो। और उसी साल सुरोना संगे मरमर इन यंगिस्तान, इस रोमांटिक ट्रैक ने लोगों का दिल जीत लिया था। फिर 2014 में अरिजीत का समझावा इन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, पंजाबी टच वाला यह गाना हर शादी और प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया था। फिर 2015 में गेरुआ इन दिलवाले शाहरुख खान और काजोल के लिए एक बहुत बड़ा मेगा हिट गाना साबित हुआ था। इसी तरह 2016 की बात करें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सोच ना सके इन एयरलिफ्ट, मतलब भाई लोग लॉन्ग राइड और ये गाना मतलब सुकून इन म्यूजिकल फॉर्म। उसी साल दूसरे गानों की बात करें तो चन्ना मेरे या इसके अलावा ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक, जालिमा इन रईस, फिर भी तुमको चाहूंगा इन हाफ गर्लफ्रेंड। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब हर म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर चाहे वो फुल सॉन्ग्स हो, स्क्रैचेस हो या फिर जिंगल्स। उनका स्केड्यूल इतना पैक था कि उन्हें सोने तक का वक्त नहीं मिल रहा था। वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते रहते थे। कई बार कंपोजर्स उन्हें सिर्फ स्क्रैच यानी कि डेमो रिकॉर्ड करवाते ताकि बाद में वो फाइनलाइज कर सके, लेकिन उनकी डेमो वॉइस इतनी परफेक्ट होती कि वो फाइनल ट्रैक बन जाता। वैसे तो अरिजीत सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल वो काफी रिवील नहीं करते, लेकिन अरिजीत सिंह ने भी 2 बार शादी की थी। अरिजीत सिंह की पहली शादी रूपरेखा बैनर्जी से हुई थी और रूपरेखा वही थी जो रियलिटी शो फेम गुरुकुल की को कंटेस्टेंट और विनर थी, जिस शो का हिस्सा अरिजीत सिंह भी थे। तो इन दोनों ने जनवरी 2013 में शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं सका। कुछ महीनों के बाद उनके बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने लगी और उसी साल के एंड तक उनका डिवोर्स भी हो गया। अरिजीत ने कभी भी इसके बारे में खुल के बात नहीं की क्योंकि वो अपने प्राइवेट लाइफ को सीक्रेट रखना ही पसंद करते हैं। अब पहली शादी टूटने के बाद अरिजीत के लाइफ में उनकी बचपन की दोस्त कोयल रॉय आई। 2014 में अरिजीत ने कोयल रॉय से वेस्ट बंगाल के तारापीठ टेंपल में एक सिंपल सेरेमनी में शादी कर ली। कोयल की भी सेकंड मैरिज थी, उनका पहला एक डिवोर्स हो चुका था और उनकी एक बेटी भी थी। इस वक्त की बात करें तो अरिजीत और कोयल
आजकल अपनी लाइफ में काफी सुकून से जी रहे हैं और उनके 2 बेटे हैं और कोयल की शादी से जो पहले बेटी थे उसे भी वो अपना ही मानते हैं। देखो अरिजीत सिंह एक इतना बड़ा नाम इसलिए बना क्योंकि उन्हें कभी इस बात का घमंड ही नहीं हुआ कि वो अरिजीत सिंह है। अरिजीत का गाना सही होगा। What makes him special? He is a student. He doesn't think he's अरिजीत सिंह। बच्चा अब जानता है कि अरिजीत सिंह करके एक सिंगर ने एक सैलाब आया। हर सिंगर ने अपने लाइफ में कई फ्लॉप्स दिए लेकिन अरिजीत के केस में वैसा कभी नहीं हुआ। मेरे को लगता ही नहीं है कोई अरिजीत सिंह का गाना ऐसा है कि जो फ्लॉप है सर। बताओ आप एक उठा के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। इतनी वैरायटी है, एक गाना तो बता दो। हर सिंगर के फ्लॉप हैं कुछ ना कुछ गाने। एक भी गाना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ना चलाओ। जब अरिजीत की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है तभी 2014 में उनका लफड़ा होता है द करियर डिस्ट्रॉयर सलमान खान से। सलमान खान आईफा अवार्ड्स होस्ट कर रहे थे और अरिजीत सिंह को अवार्ड मिलने वाला था। अरिजीत जब स्टेज पे आए तो वो काफी थके हुए दिख रहे थे क्योंकि वो किसी रिकॉर्डिंग से डायरेक्ट आ रहे थे और कैजुअल कपड़ों में ही थे। तो सलमान ने उन्हें मजाक में कह दिया कि तू है विनर। अरिजीत ने भी रिप्लाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने सुला दिया। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इस इंसिडेंट के बाद ये सलमान की फिल्मों से अरिजीत के गानों को रिप्लेस कर दिया गया। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना जग घूमया हटाकर राहत फतेह अली खान से गवाया गया और अरिजीत के और भी काफी गाने उनसे छीन लिए गए। अरिजीत ने फेसबुक पे एक लंबा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सलमान से माफी मांगी और रिक्वेस्ट करी कि उनका गाना फिल्म में रहने दिया जाए। उन्होंने लिखा कि वो हमेशा से सलमान के फैन रहेंगे, लेकिन सलमान ने उस वक्त पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं अभिजीत भट्टाचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि अरिजीत एक बंगाली है ही नहीं, उसे कभी सलमान के लिए गाना नहीं गाना चाहिए था। अरिजीत के गाने जो है राहत फतेह अली खान से गवा दिया था सलमान ने, और सलमान को बहुत प्लीड कर रहे थे अरिजीत कि प्लीज मेरा गाना मत गवाओ। शर्म की बात है ना, बहुत शर्म की बात जरूर है ऐसा। शर्म की बात है। हाँ, मैंने लिखा था, अरिजीत की तारीफ की थी। अरिजीत यू आर द इंडिया के इस समय नंबर 1 सिंगर हो, तुम नंबर 1 सिंगर हो। दैट्स ट्रू। इट्स हिज लॉस। तुमको बोलना चाहिए था, You should have said कि तेरे लिए मैं कभी गाऊंगा ही नहीं, जैसे आपने शाहरुख खान जैसे मैंने किया। उसको वो काम करना चाहिए था। नहीं, मेरा वो रख दो। I don't believe he is from Bengal. एक बंगाली बंदा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लगभग 9 साल बाद फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज तब आया जब सलमान खान ने अनाउंस करा कि उनकी फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं। और एक्चुअली सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अरिजीत को देखा भी गया, जिसके बाद कंफर्म हो गया कि दोनों ने दोस्ती कर ली। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई थी। गाने भी किए मेरे लिए अरिजीत ने। अच्छा। हाँ, टाइगर में किया उसने, अभी आगे गलवान में कर रहा है। और अरिजीत ने भी कहा कि वो अपने एल्बम में सलमान का एक गाना तो जरूर देखना चाहेंगे। और आज अरिजीत सिंह ने सलमान की फिल्म गलवान के लिए भी मातृभूमि सॉन्ग गाया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सलमान खान ने जानबूझकर उस गाने में ऐसी घटिया डबिंग की है कि अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ही ले लिया। यार जोक्स अपार्ट, अरिजीत सिंह की सफलता के पीछे सिर्फ उनकी आवाज नहीं बल्कि उनके अपने काम के प्रति वो जुनून, पैशन है जो उन्हें बाकी सिंगर से बिल्कुल अलग बनाती है। अरिजीत आज भी खुद को एक स्टूडेंट ही मानते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि गाना सिर्फ स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करना नहीं है बल्कि उसके पीछे की तैयारी ही असली काम है। वो आज भी रोजाना घंटों क्लासिकल रियाज करते हैं ताकि उनकी वॉइस की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। वो सिर्फ बॉलीवुड के गानों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो वर्ल्ड म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग भी सीखते रहते हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे कि प्रीतम और मिथुन ने भी बताया कि अरिजीत तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो गाने के हर एक हरकत और इमोशन से सेटिस्फाई ना हो जाए। वो अक्सर एक ही गाने को 50 टाइम्स गाते हैं ताकि वो परफेक्ट फील पकड़ सके। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मिथुन सर ने अरिजीत को लॉन्च किया था। अरिजीत, मैंने जितना सुना है जी, द ट्रेन के स्क्रैचेस भी अरिजीत ने गाए थे जी। 6 महीने बाद फिल्म जा चुकी है, लोग फिल्म भूल चुके, गाने बज रहे थे बहुत। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट वापस मेल किया। मैं उनसे टच में था ऑन एंड ऑफ बीते लम्हे का। तो मैंने उनसे पूछा कि अरिजीत ये मुझे भेजा, ये क्या है, ये गाना तो रिलीज हो चुका है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने दोबारा इसको गाया और मैं इस पे आपका कमेंट चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि 6 महीने में मेरा जो एफर्ट है, मेरा अटेम्प्ट कुछ बेहतर हुआ है। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य मालूम पड़ता है। उन्हें सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग की भी इतनी समझ है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर को टेक्निकल इनपुट्स भी देते हैं, जो एक नॉर्मल सिंगर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अरिजीत का सबसे बड़ा डेडिकेशन उनका सोलफुल कनेक्शन है। वो गानों को सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि उसके लिरिक्स की गहराइयों में जाकर गाते हैं। In Darudesi, Arijit gave me this because Arijit was recording me. लड़खड़ाने लगे, मुस्कुराने लगे. Now I was singing मुस्कुराने लगे. I was singing it like this because मुस्कुराने लगी. He's like, do this thing with a crinkle your nose and sing that line. मुस्कुराने लगी. And I was like, oh, wow.
that sounds substantially different. It's got a personality, and I think that is what really is required for playback. उनका फोकस कभी भी हिट देने पर नहीं होता, बल्कि सही गाने पर ही होता है। और यही वजह है कि जब वो रोते हुए दर्द भरे गाने गाते हैं तो सुनने वालों को दर्द महसूस भी होता है। What makes Arjit Singh special? What do you think? क्या उनको स्पेशल करता है? मेजॉरिटी लोगों का, मेजॉरिटी ह्यूमन बींग्स का दिल को छुपा। एक जो बैठा है छत्तीसगढ़ में, एक जो बैठा है चेन्नई में, एक जो बैठा है कश्मीर में, एक जो बैठा है पंजाब में, they don't know each other, but they are all connecting to one person voice. उनको लेना देना नहीं, but they all connected to one person voice. और इतनी बड़ी स्टारडम के बावजूद उनका लाइफस्टाइल उनके क्राफ्ट की वजह से बहुत सिंपल है। अरिजीत सिंह की सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक सिंगर बनने की कहानी है ही नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के बाद भी वहां पर टिके रहा जाता है। देखो, अगर आपका काम बोलता है तो आपको किसी मार्केटिंग या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधी सी बात है कि पहले अपने काम के मास्टर बनिए, फेम अपने आप ही आपके पास खींची आ जाएगी। अरिजीत सिंह को देखते हो, आपके अकॉर्डिंग उनका म्यूजिकल ब्रेकडाउन क्या है? वो उन्हें इतना सक्सेस मिला क्यों है, अदर देन गॉड गिवन टैलेंट? गॉड हैज गिवन ऑल ऑफ अस टैलेंट। कौन कितना घिसता है उसको, कौन रियलाइज करता है जल्दी और कौन उसमें आगे बढ़ता है, वो एक अलग जर्नी है। 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा, जो इतना वर्सेटाइल होता है, हर किस्म का साउंड गा सकता है। उनकी पूरी जो रूट है वो मेरे ख्याल बंगाल से रही है, और बंगाल अपने आप में एक बहुत ही म्यूजिकल कंट्री है। वो जो कल्चर है संगीत का उनकी आवाज में झलकता है। 2018 से लेके आज तक की बात करें तो 2018 में तेरा यार हूं मैं, इन सोनू की टीटू की स्वीटी, ए वतनी इन राजीव, बिन्ते दिल इन पद्मावत, जिसके लिए अरिजीत सिंह को उन्हें पहला बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। फिर 2019 में उसके बाद तुझे कितना चाहने लगे इन कबीर सिंह, कलंक का टाइटल ट्रैक, वे माही इन केसरी, फिर पछताओगे। 2020 में शायद इन लव आजकल, 2022 में केसरिया इन ब्रह्मास्त्र, अपना बना ले इन भेड़िया, 2023 में झूमे जो पठान, वो बेदर्दे इन तू झूठी मैं मक्कार, चले आए इन जवान, सतरंगा इन एनिमल। लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या क्या बताऊं। इसलिए अनु मलिक ने भी कहा था कि अरिजीत सिंह पैसे के लिए नहीं, वो अपनी खुशी के लिए गाता है। Arijit should be called a phenomena. Why? He came in at a time when you never knew that kind of voice will come. You were used to a certain kind of a voice, and rightly so. They're all great singers we have. But he touched your heart. He was, let's say that he is a very honest singer who's not caring about how successful this song is going to be. वो बस वो गाता है, अपने खुशी के लिए गाता है। उसको लगता है कि वो ये मैं गाना गाऊंगा अपनी खुशी के लिए, ये नहीं सोचता मुझे इसके बाद कितने शोज मिलने वाले हैं, मैं इतना बड़ा स्टार बनने वाला हूं। अब देखो, आज कई लोग कह रहे हैं कि अरिजीत ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी। पिछले कुछ सालों में उनका काम करने का तरीका और अप्रोच काफी बदल गया है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो गायब हो रहे हैं। अरिजीत अब सिर्फ बॉलीवुड सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते, वो अपने इंडिपेंडेंट लेवल जैसे कि ओरियन म्यूजिक के जरिए नॉन फिल्मी म्यूजिक और इंडी सॉन्ग्स को प्रमोट कर रहे हैं। अरिजीत सिंह का फ्यूचर विजन भी काफी बड़ा और डिफरेंट है। वो सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो फुल फ्लेज म्यूजिक डायरेक्शन में भी दिख सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से वो नए और टैलेंटेड सिंगर्स को मौका भी दे सकते हैं। इसके अलावा वो हमेशा से साउंड इंजीनियरिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग में भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका फोकस म्यूजिक की क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का भी होगा। और आपको पता ही होगा कि अरिजीत ने इंटरनेशनल लेवल के म्यूजिशियंस के साथ भी कोलैब कर रखा है। दूसरी बात यह भी है कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग और लाइव टूर्स की वजह से उनकी आवाज और हेल्थ पे काफी असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रास्ता चुना है। तो भाई, ये थी म्यूजिक फेनोमेनन अरिजीत सिंह की एंटायर जर्नी। वैसे हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। अरिजीत सिंह ने किस रियलिटी शो से शुरुआत करी थी? सेकंड, अरिजीत सिंह का पहला हिट गाना कौन सा था? थर्ड, उनके किस गाने के लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला था? तो आंसर जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।